जीवन में यार कभी कभार रिस्क लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और रिस्क ऐसा कि भाई जान पर बात आ जाए। अब मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा जो मैं आगे इस वीडियो में या फिर इस पूरी सीरीज़ में करने जा रहा हूँ, पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि भाई मैं अपने लिमिट्स को पुश करूँ। मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पे, एंड दैट टू अकेले। मैं अपनी हिमालयन 450 को लेके अगले 1 महीने के लिए नेपाल राइड पर निकल चुका था। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी राइड का ज़्यादातर हिस्सा ऐसे दूर दराज पहाड़ी गांव और ख़तरनाक ऑफ रोड जंगलों के बीच से होकर निकलने वाला है। अब जब आगे आप इस जर्नी से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि भाई ये मैं जो रिस्क ले रहा हूँ इसमें जान का खतरा है। देखो, इस पूरे नेपाल राइड को मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है, बेसिकली 3 मिशंस में बांट रखा है। मिशन रारा लेक, मिशन मुक्तिनाथ, और तीसरा है मिशन माउंट एवरेस्ट एंड हालेसी। अब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी इन तीनों मिशंस की डिटेल आपके सामने अनफोल्ड होगी। और फिलहाल शुरुआत करते हैं अपने इस राइड के पहले मिशन, जो कि है रारा लेक पहुंचना। नेपाल के कर्णाली प्रोविंस में स्थित एक ऐसा रिमोट लेक जहां भाई पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखो, ये तो हो गई इंट्रो की बात, पर मैं शॉर्ट सीरीज छोड़ के क्यों लॉन्ग वीडियो में घुस रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं ना। ये बहुत मेरे दिल के अंदर की बात है, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। शॉर्ट्स मैं बना रहा था, 5-6 शॉर्ट्स मेरे को फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह बहुत भर के व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है, लाखों में जा रहे थे मेरे रील्स। पर यार अंदर से ना मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मतलब होता है ना कि वीडियो क्रिएट करके और ऐसे कंटेंट डाल के खुशी जो मिलती है, वो खुशी नहीं मिल रही थी यार। और मेरे साथ हो ये रहा था कि जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, अपनी जर्नी जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ, जो रोड पे ऐसे लंबी राइड में कर रहा हूँ, एकदम एट अ स्ट्रेच 5-5 मिनट में एक्सीलेटर 90-100 पे रख के वो फील कर रहा हूँ, वो मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो थ्रिल जो मैं फील कर रहा था वो सब मैं नहीं एक्सप्रेस कर रहा हूँ 2-3 मिनट के शॉर्ट में। भाई मैं ऐसे भाग रहा था कि मुझे भाई ऑडियंस को रिटेन करके रखना है, मुझे वीडियो ऐसा बनाना है कि ऑडियंस रुके, पूरा वीडियो देखे, अच्छा रिटेंशन आए और फिर उस पर मुझे अच्छा व्यूज़ मिले, है ना। पर इन दैट प्रोसेस मैं खो रहा था अपना ऑथेंटिक जो मेरा स्टाइल है। मैंने क्यों मोटो व्लॉग स्टार्ट किया था? क्योंकि मुझे पसंद था यार, ये मेरे दिल के बहुत करीब था। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैं इसलिए ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले। पर ये कंटेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं वो मेरी संतुष्टि, वो मेरा अंदर का सुकून खो गया था। मैं बस इस चक्कर में था कि भाई बस व्यूज़ है, ब्रांड्स है, ये। पर नहीं, अब से इस चैनल पे भाई मैं कभी व्यूज़ को चेज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी जर्नी आपके सामने रखूँगा एकदम एक्सप्रेसिव मैनर में। मैं वो एक होता है ना कि भाई कोई वीडियो देख के आपको लगे कि यार वाह, दिल को बहुत अच्छा लगा, उस तरीके के वीडियोस बनाऊंगा। कोई वैसा नहीं कि भाई हुक डाल दो फिर उसको रिटेन करो, ऑडियंस को लास्ट में हुक रिवील करो, नहीं करना भाई वो सब। मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था किसी दूसरे पर्पस से जो मुझे तृप्ति देती है, पर इस कंटेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं दूर हो रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये पूरे नेपाल जर्नी में आपको ऐसे स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने बहुत इनक्रेडिबल चीज़ एक्सपीरियंस की है यार। वो 2-3 मिनट के शॉर्ट रील में कभी आप जान ही नहीं पाएंगे वो चीज़ को। पहले दिन मैं देहरादून से निकला बनबासा के लिए। फाइनली मैं अभी बॉर्डर के काफ़ी करीब हूँ। बनबासा यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर रह गया है। बनबासा एक बॉर्डर टाउन है इन उत्तराखंड, और वहीं से नेपाल बॉर्डर नज़दीक पड़ता है। वहाँ से 4 किलोमीटर है। तो मैं बनबासा गया। बनबासा में मैंने एक होटल लिया। ओके गाइज, फाइनली मुझे कमरा मिल गया बनबासा में। दिस इज़ माई रूम। और वहाँ पे आराम करने के बाद नेक्स्ट डे मैं निकल जाता हूँ नेपाल बॉर्डर के लिए। बनबासा का ये रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए रोविंग लॉम एंड कंपनी आप लोगों को भाई अब देखो, बनबासा से नेपाल बॉर्डर की दूरी करीब 4 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे पार करना था शारदा बैराज। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी हुई थी जहाँ पे नेपाल और इंडिया के इस बॉर्डर को डिवाइड किया गया था। तब से बॉर्डर एग्जिस्ट करता है। और शारदा बैराज पार करने के बाद फिर एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पर मेरी गाड़ी की एंट्री होती है, मेरा आधार कार्ड को देखा जाता है, मेरा जो DL वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, और उसके बाद जो मेरा पूरा सामान था उसको निकाल के एक लगेज स्कैनर के थ्रू पार कराया जाता है। वहाँ पे लगेज स्कैन होने के बाद भाई मेरे लगेज में निकल जाता है ड्रोन। उसके लिए भी बहुत हैसल हुआ। मुझे लेके जाया गया कमांड ऑफिस, और कमांड ऑफिस में फिर एक सर थे, मतलब 3 सर थे बेसिकली। उनमें से दो ने तो बोल दिया था पहले कि भाई अपना ड्रोन यहीं छोड़ के जाओ, इसको लेके नहीं जा सकते। फिर एक तीसरे सर थे, वो आए और बोले कि
अच्छा ठीक है, क्या काम करते हो ये सब। तो उन्होंने पूरा चैनल वगैरह मेरा देखा और मेरा पूरा गियर देखा कि भाई मैं पूरा राइडिंग जैकेट और उन सब में पूरा हेलमेट में कैमरा वैमरा ये सब लगा के घूम रहा हूँ। तो उनको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, कंटेंट क्रिएटर है और उनका जो बेटा है वो भी कंटेंट क्रिएशन करता है। तो उन्होंने इस बात को समझा और फिर उन्होंने मुझसे एक अंडरटेकिंग ली कि एक कागज़ पे लिख के दो कि तुम इस ड्रोन का किसी भी इलीगल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। और मैंने वैसे ही किया, अपनी एक आईडी दी, अपना फ़ोन नंबर दिया और सब कुछ करने के बाद मैंने साइन किया और फिर ये सर मुझे बोलते कि ठीक है जाओ। And we are finally entering Nepal. Woohoo! जय शंकर महाराज। Here is India, there is Nepal. अब भाई ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने का, और वो भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे। We are officially in the land of Balansa. मतलब वो जो फीलिंग थी ना, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। नेपाल में घुसने के बाद मैंने वहाँ के एक सिक्योरिटी पर्सन से पूछा कि सर यहाँ पे कहाँ भंसार बनाना पड़ता है, जो कि बेसिकली आपके मोटरसाइकिल का परमिट होता है, मोटरसाइकिल 4 व्हीलर दोनों के लिए बनता है। तो उन्होंने बोला कि आगे ही भंसार ऑफिस है, वहाँ पे चले जाइए। भंसार ऑफिस जाके मैंने भंसार बनवाया गाड़ी का। अब देखो यहाँ पे एक सीन होता है, जब आप रक्सौल या सुनौली बॉर्डर के थ्रू एंटर करेंगे नेपाल, तो बहुत लोगों ने बोला मुझसे कि भाई तुमको 7 दिन या फिर 10 दिन से ज़्यादा का भंसार नहीं देंगे, एक बार में 7 से 10 दिन का मिलेगा, फिर आपको वापस किसी बॉर्डर टाउन पे जाके वहाँ रिन्यू कराना पड़ेगा। पर ये वाला जो बॉर्डर है बनबसा वाला, यहाँ पर बात ये थी कि बहुत कम टूरिस्ट ऐसे जो है बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट का ज़्यादा रश नहीं रहता, जो डेली कम्यूट करने वाले लोग हैं उनका ही भीड़ होता है। तो मैं जब गया भंसार ऑफिस, तो वहाँ पर जो सर थे अंदर, उन्होंने मुझे देखा, बाइक वाइक देखा। फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे निकला हूँ नेपाल राइड पे 1 महीने की, और मतलब मैं टूरिज़्म वगैरह प्रमोट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे 1 महीने का भंसार बना के दे दिया। अब यहीं पर मुझे एक एजेंट मिलता है, उसने बोला कि आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते मेरे से। मैंने बोला कि ठीक है यार, ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट चुका था उधर पीछे कस्टम ऑफिस में ड्रोन के चक्कर में। तो मैंने उस बोला एजेंट को कि ठीक है, आप क्या रेट देंगे बताइए। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो ऑफिशियल रेट है 100 के बदले 160 नेपाली रुपी, 100 इंडियन रुपये के बदले 160 नेपाली रुपी, पर मैं आपको 155 दे पाऊँगा। मैंने बोला चलो ठीक है यार। मैंने कुछ करेंसी एक्सचेंज कराया और वहाँ से फिर मैं निकल जाता हूँ शहर में। अब शहर में मैंने इस एजेंट से ही पता कर लिया था कि भाई मुझे सिम लेना है। तो उसने 1-2 दुकान का नाम बताया और वहाँ पे मैं गया तो मुझे सिम मिला नहीं। नमस्कार, सिम चाहिए था। सिम तो अभी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? ये शाहजी दुकान पे नहीं है, बाहर गए। मैं अभी हूँ नेपाल के महेंद्र नगर में। यहाँ अपनी मार्को पार्क्ड है और मैं यहाँ पर एक जगह रुक गया था जूस पीने के लिए। किसान जी शुद्ध ताज़ा जूस। अब देखो, यहाँ नेपाल में घुसने से पहले मैंने एयरटेल का अपना, मेरे पास पोस्टपेड है, तो मैंने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा लिया था। 1 महीने का पैक आता उनका 4000 का, वो ले लिया था मैंने। यहाँ से मुझे जाना था रारा लेक, और रारा लेक पहुँचने के लिए मुझे ये पता था कि मुझे जुमला गाँव क्रॉस करना है। तो इस मिशन रारा लेक का मेरा सबसे पहला टारगेट हो जाता है जुमला पहुँचना। यार अभी नेपाल राइड से पहले मैं कुछ वीडियोस देख रहा था नेपाल की, तो मैंने देखा कि कुछ फॉरेन टूरिस्ट थे, वो लोग ट्रैक कर रहे थे ऊपर अन्नपूर्णा की तरफ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जो ऊपर पहाड़ों में जो लोग रहते हैं ना, मंदिर आ गया, जय हो। तो वो जो लोग थे भाई, इतने ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली थे, मतलब उनको तो एक प्रॉपर इंग्लिश आती थी, और भाई इतने ज़्यादा हॉस्पिटेबल, और मैं देख के शॉक था। फिर मुझे ध्यान है कि यार ये तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पूरे जो फॉरेन टूरिस्ट उनका गढ़ है नेपाल, बहुत आते हैं भाई। मेन तो देखो जो एवरेस्ट बेस कैंप है उसके चक्कर में आते हैं, एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग के चक्कर में। तो इस चक्कर में नेपाल की एक इमेज वैसी बनी हुई कि भाई फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये बहुत एक तगड़ी जगह है। थोड़े टाइम के बाद मैं एक शहर के अंदर पहुंचा जहां मुझे एक दुकान दिखता है। उस दुकान से मैंने एनसेल का सिम लिया। भैया सिम मिल जाएगा? बहुत बढ़िया। हाँ, आधार कार्ड है, दे देना। अब जो ये एनसेल का सिम है, ये सबसे अच्छा काम करता है जब आप शहर के अंदर हो और आपको एकदम हाई स्पीड इंटरनेट ये सब चाहिए। पर मुझे नहीं पता था कि जब मैं ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाऊंगा तब इस एनसेल से ज़्यादा बेहतर काम करेगा नमस्ते का सिम। अगर आप ऐसे किसी नेपाल के रिमोट एरिया में जा रहे हो तो नमस्ते का सिम लेना, क्योंकि ये एनसेल तो वहाँ भाई आगे जाके ठप हो जाएगा।
अब ये था महेंद्र नगर टाउन। यहाँ से आगे जब निकला तो मुझे पता चला कि भाई मुझे ना गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके पेट्रोल मिलना बड़ा मुश्किल है। भाई क्या मजा आ रहा है नेपाल के अंदर राइड करके, ऐसा लग रहा है हिमालयन इसके लिए बनी है। भाई 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 मेरे को ऐसे ही बताना भाई स्टोरी, ऐसे कैजुअल सेटअप में बैठ के बिल्कुल पलथी उलथी मार के। मुझे नहीं चाहिए परफेक्ट सेटअप, मुझे आपसे बात करना है बस। अभी मैं राइड कर रहा हूँ शुक्ला फाटा नेशनल पार्क के भीतर से, और यहाँ पीछे बोर्ड लगा था कि पूरा टाइगर क्रॉसिंग एरिया है, और मैं वहीं पीछे खड़े होके अपने गोप्रो की बैटरी चेंज कर रहा था, इधर उधर नज़र देखते हुए कि कहीं कोई टाइगर तो नहीं आ जाएगा, पर नहीं आया गाइस। तो मैं यहीं पे महेंद्र नगर टाउन क्रॉस करने के बाद एक पेट्रोल पंप दिखा जहाँ मैंने पेट्रोल डलाया। 214 नेपाली रुपीज़ है यहाँ पे पेट्रोल, है ना भैया? क्या नाम है आपका? पंचराम जी। हो गया भैया ना, थैंक यू। और इस समय तक मुझे भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा रास्ता और कवर करने के बाद फिर मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे में गया मैं अंदर, और मैं अभी नेपाल के अंदर एक ढाबे में रुका हूँ खाना खाने के लिए। और यहाँ टेबल पे मुझे देखो क्या दिखाई दिया, रसलैन प्रीमियम वोडका। मुझे भी यही लगा था कि भाई यहाँ पर मतलब इतने नॉर्मली ऐसे वोडका वगैरह सर्व कर रहे हैं क्या, पर फिर जब मैंने भैया से पूछा और एकदम ध्यान से देखा तब पता चला कि उन्होंने ये खाली बॉटल में ये लाइटर लगा रखा है। ये बोलते हैं कि भाई लोग आते हैं और लाइटर उठा के लेके चले जाते हैं, इसलिए हमने ये जुगाड़ बना रखा है कि भाई लाइटर हमारा गायब ना हो। खाना आ गया गाइस हमारा, दाल चावल दही आलू करेले की सब्जी चटनी और सैलड। थोड़ा भैया थोड़ा चीनी दे देना मेरे को। अब यहाँ मस्त ढाबे पे दाल चावल खाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और मुझे यहाँ पता चलता है कि आगे जाके मुझे एक नेशनल पार्क वाला एरिया क्रॉस करना है, और शाम ढलने से पहले मुझे वो पार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो भाई खतरनाक रास्ता है, रोड भी बहुत बेकार है, और अंदर जंगली जानवर ये सब घूमते फिरते रहते हैं। तो अब मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि भाई शाम ढलने से पहले मैं कैसे भी उस वाले रीजन को क्रॉस कर जाऊं। तो मैं बस अपनी मार्कों पे बैठ के भाई से भगाया जा रहा था, और जो आनंद आ रहा था ना इधर मोटरसाइकिल को भगाने का, मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो साला शॉर्ट में मैं क्या बताता आपको, कैसे दिखाता ये सारी चीज़ें। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना इस रास्ते पे, नेपाल का जो मेनलैंड एरिया था, जो वहाँ का शहर वाला एरिया था, वो पीछे छूटते जा रहा था, और मैं अब घुस रहा था नेपाल के रिमोट रूरल एरियाज में, मतलब गांव में मेरे एंट्री हो रही थी। अब देखो रास्ते में जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैं रोक के लोगों से पूछ ले रहा था कि भैया ये सही रास्ता है ना जुमला जाने का, क्योंकि गूगल मैप पर मुझे भरोसा नहीं था पूरी तरीके से। ओ भाई ये तो कतई रॉ नेपाल हम देख रहे हैं गाइस। हेलो ओए मुर्गे, ओ भाई 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 कहाँ घुसा रहा है यार ये गूगल मैप। आंटी ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये रास्ता ऊपर कहाँ नहीं जाएगा, आप कहाँ जाओगे? मेरे को जुमला जाना है। जुमला गाड़ी लेके? हाँ रास्ता तो ठीक नहीं है गाड़ी लेके जाने में। कौन सा ये रास्ता जाता है? ये रास्ता जाता है? हाँ जाता है। पहाड़ में कौन सा ठाव जाओगे आप? जुमला में मेरे को जाना है वो रारा देखने। रारा? बहुत दिन लग जाएगा। गाड़ी तो जा रहा है, जगह थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं अभी जैसे ये रास्ता कहाँ तक जाएगा? ये रास्ता रारा ही जाएगा। ये रारा जाएगा और काठमांडू भी ये जाएगा? काठमांडू वहाँ से घूम के आना पड़ेगा सूरत से। अच्छा अच्छा अच्छा। सीधा जाओगे तो लालीघाट, जीते, माथी, कालीकोट, बाजुरा। जैसे मेरे को आगे कितने देर के बाद होटल मिल जाएगा रहने के लिए? रहने के लिए अभी कोई नहीं जाओगे तो कोई नहीं मिल जाएगा। यहीं पर रहना है तो एपिलमार मिल जाएगा। एपिलमार बैठ जाना रात में। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो जंगल क्रॉस करने वाला कहाँ से? ऊपर जंगल का रास्ता है यहाँ से ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा आपको, होटल कोई नहीं, होटल अच्छा नहीं मिलेगा, गाँव का होटल। अच्छा 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 अच्छा। यहीं बैठ जाना आप। ठीक है ठीक है।
अब यहाँ दीदी ने मुझसे बोला कि पीतमारी गांव में आज रुक जाना, क्योंकि आगे का रास्ता सही नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि शाम ढलने के बाद आपको वो रोड क्रॉस करना चाहिए। चलो भाई, हिमालयन की टेस्टिंग होगी। अब थोड़ा ऑफ रोड पैच आ रहा है। दीदी ने बताया कि रास्ता ठीक नहीं है। मैं दीदी की बात सुन के इस मूड में आ गया था कि चलो आज पीतमारी में जाके शेल्टर ले लूँगा, नाइट हॉल्ट करूँगा, कल सुबह अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। ओके, रास्ता ठीक नहीं है, गॉट रियल। ओ भाई, कत्ते जंगल के अंदर घुस रहे हैं यार हम तो। रियल नेपाल एडवेंचर बिगिंस गाइस। भाई इस ऑफ रोड पर हिमालयन को भगाते भगाते मैं पहुंच जाता हूँ पीतमारी गांव। अच्छा, एक चीज़ समझना, मैंने आज तक कभी भी हिमालयन को ऐसे ऑफ रोड्स पर नहीं चलाया। जब मैं हिमालयन मैंने ख़रीदा था तो उसे मैं लेके सीधा गया था साउथ इंडिया, पूरे एकदम मस्त हाईवे पे मैंने राइड किया इसको बैठ के। अब यहाँ से हिमालयन की रियल टेस्टिंग शुरू होने वाली थी और मेरी भी रियल टेस्टिंग शुरू होने वाली थी कि भाई मैं कितना सीख पाया हूँ, कितना कंफर्टेबल हो पाया हूँ इस मोटरसाइकिल पे। एक तो एडवेंचर मोटरसाइकिल, ऊपर से फुल्ली लोडेड एंड दैट टू ऑफ रोड। भाई पहला ऑफ रोड मुझे करने का मौका मिला, ऑफ रोड ट्रेल करने का मौका मिला, और वो भी नेपाल में। और मुझे नहीं पता था कि भाई ये कितना खतरनाक रास्ता है। एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग में एक टेक्निक होती है सैडलिंग, जिसमें आप फुटपेक्स पे खड़े होकर अपनी बॉडी को थोड़ा पीछे करके, और मतलब जो ऑफ रोड होता है उसको आप एक तरीके से बाइक के ऊपर आ जाते हो और फिर उसको देखते हुए आप पार करते हो। इससे पहले मैंने सैडलिंग भी नहीं की थी। अब जब मैं पीतमारी पहुंचा तो यहाँ पर एक मुझे टाइगर रिजॉर्ट करके कुछ दिखा और वहाँ मैंने बोला कि भैया मुझे कमरा चाहिए। दादा कमरा मिल जाएगा? तो उधर से वो बोलते हैं कि आज नीचे बैठ जाओ, इधर नहीं मिलेगा। आगे जाओ, आगे नहीं, मेरे को इधर जाना है। इधर ऊपर नीचे बैठ लो, ऊपर नहीं है। अब नेपाल में क्या होता है कि रुकने को, जैसे कहीं आप नाइट हॉल्ट ले रहे हो तो उसको बोलते हैं कि यहाँ बैठ जाओ आज। यहाँ पे भाई मना कर दिया कमरे के लिए। हाँ, मैं तो देहरादून से आ रहा हूँ। भैया आगे कहाँ मिलेगा रूम? तो तेरे गाड़ी आगे मिलेगा आपका रूम, इधर सिद्धार्थ है, सिद्ध बाबा है। मैं तो इस साइड जा रहा हूँ। इस साइड हम्म, इस साइड जाओ, ऊपर 22 और मिलेगा। कितनी दूर है? बहुत दूर, ऐसे आपका 25 किलोमीटर। मैंने बोला कि अब पीछे तो मैं नहीं जा रहा, क्योंकि पीछे मुझे कुछ ऐसा अच्छा कुछ दिखा नहीं जहाँ पर मैं रुक सकूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको पीछे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो आप इस समय नहीं जा पाओगे। यहाँ के कुछ लोकल से भी काफ़ी देर बात हुई और उसके बाद फिर मैं एक शॉप के पास जाता हूँ। यार रूम है क्या इधर? रूम इधर नहीं मिल। भैया मैं उधर जा रहा हूँ आगे। वहाँ पर जो भैया थे उनसे मैंने डिस्कशन किया कि भैया मुझे मतलब आगे जाना है जुमला की तरफ और वहाँ से फिर रारा लेक, तो क्या करना चाहिए आप बताओ। भैया ने बोला कि देखो आगे का रास्ता ख़राब तो है और रिस्क भी है, क्योंकि अंदर जंगल में जानवर वगैरह हैं। क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता था बांके नेशनल पार्क का पूरा रोड। उन्होंने बोला कि भाई आगे तुमको जानवर ये सब मिल जाएंगे, तो रिस्क तो है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से पीछे ही जाओ और उधर किसी गांव में देख के रूम ले लो। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया यार, मैं क्या करूँ। फिर मैंने भैया से पूछा कि यार क्या थोड़ा सा भी चांस है कि मैं सेफली वो रोड क्रॉस कर पाऊँ? तो उन्होंने बोला कि मतलब आपकी हिम्मत के ऊपर है। अब मैं अभी वो रास्ता क्रॉस करके यहाँ पे आया हूँ, पर उनको यहाँ पे आए 2 घंटे हो चुके थे। भाई अब मुझे सनसेट के बाद उस रोड पे राइड करना था। उन्होंने फिर मेरे मोटरसाइकिल की तरफ देखा और बोलते हैं कि रोड तो खराब है पर ये मोटरसाइकिल तो उसको लात मार देगी वैसे रोड को। रास्ता ऐसे ही है। ये तो लात मारती है ये गाड़ी तो रास्ते को तो। अरे ये गाड़ी बहुत। अब उनको मैं क्या बताता कि भाई मैं पहली बार ये मोटरसाइकिल लेके ऐसे रास्ते पे जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो रास्ता मुझे लात मार दे। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भैया आप एक फाइनल चीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ भैया बहुत डिलेमा में थे कि भाई मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मैंने एक फाइनल चीज़ पूछी कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप रहते तो क्या करते मेरी जगह? तो भैया बोलते हैं कि मैं तो चला जाता हूँ मोटरसाइकिल लेके। मैंने बोला चलो ठीक है, डिस्कशन खत्म। और मैंने मोटरसाइकिल बांके नेशनल पार्क की तरफ घुसा दी। जय शंकर महाराज, हर हर महादेव शंभू। यात्रा मंगलमय कीजिएगा प्रभु, आपके भरोसे बढ़ रहा हूँ आगे, देख लीजिएगा बस। मैं सच बता रहा हूँ, उस रास्ते में जैसे ही मैंने एंट्री ली मुझे इतना डर लग रहा था ना कि कहीं मेरी मोटरसाइकिल ऐसे स्किड ना हो जाए, मैं इस रास्ते पर कहीं गिर ना जाऊँ। और एक बार गिर गया तो भाई कोई आ जा नहीं रहा था यार, इक्के दुक्के लोग आ रहे थे। ओके, यहाँ पे टायर का वो बना तो मैं इस पे से चलूँगा। और भाई
पहली बार ना मुझे इस मोटरसाइकिल के साथ डर लग रहा था कि भाई ये पूरी मेरी लोडेड मोटरसाइकिल है, गिर गई तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगा, इतना भारी था। धीरे धीरे मैं ब्रेक मारते मारते 10-20 की स्पीड में आगे बढ़ रहा हूँ। एक दो लोगों से बात की तो उन्होंने पूछा कि वो तो बहुत लंबा रास्ता है, अब पैसे जाएंगे, रात हो जाएगी आपको। पर फिर भी अब हिम्मत तो थी नहीं भाई कि तेज चलाऊं। इधर कमरा मिल जाए क्या रहने के लिए? नहीं है? ठीक है, बहुत देर तक वैसे ही चलाते रहे और फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ। मतलब मैंने अपने महाकाल को याद किया और बोला कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपना मोटरसाइकिल पे पहला सैडलिंग पोजीशन लूँ, ठीक, क्योंकि ऐसे तो मैं बैठ के तो पार नहीं कर पाऊंगा, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। और महादेव का नाम लेके मैंने मोटरसाइकिल पर पहली बार सैडल पोजीशन लिया और भाई कुछ दूर मुझे लगा, कुछ टाइम लगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, पर जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना, सीन बदल गया पूरी तरीके से। भाई ये सारे अबेंडन घर है क्या यार? भाई क्या मजा आ रहा है यार, हिमालयन शोइंग इट्स रियल पावर भाई। ओह मैन, ये नदी के एंड पे जाना है, वहाँ पे हमें एक ब्रिज मिलेगा, ब्रिज पार करके ही कमरे का इंतजाम हो पाएगा। एब्सोल्यूट सिनेमा गाइस। ओ भाई मेरे को लगा ख़त्म हो गया, अभी बाकी है। ओके आओ 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 तुम आओ, ऑफ रोड आओ, मैं तुमको ऐसे ही नाप दूंगा ऑफ रोड। बस थोड़ा स्लस में दिक्कत हो जाता है, बाकी ये सब रास्ता तो हिमालयन बोलती है बेटा ले आ मेरे लिए, जितना ज़्यादा हो सकता है ले आ, मैं कब से इसकी भूखी हूँ। शंकर महाराज, हर हर महादेव, शंभु भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ। एब्सोल्यूट सिनेमा गाइस। ओके ओ वो 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 Whoa! 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 भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसे ट्रेल्स करने का अगर चस्का लग गया ना आपको, एक तो जो मैंने टेल बैग पीछे बांधा है भाई, उसके वजह से भी काफ़ी मुझे सपोर्ट मिल जा रहा है। बम पीछे टिका के आराम से स्टैंडिंग कर लो।
ओके अबे तुम मत आओ सामने भाई, कंफ्यूज आत्मा। अरे भाई हट, मोमेंटम तोड़ दे लिस। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे दो भाई मिले। ये नेपाल के ही थे और इन्होंने मुझसे पूछा है कहाँ से आ रहे हो। मैंने सब कुछ बताया। फिर ये बोलते हैं कि इंडिया से हमारे लिए क्या लेके आए हो, क्या गिफ्ट लाए हो। अब कुछ था तो नहीं मेरे पास, पर एक चीज़ थी जो मम्मी ने मुझे बना के दिया था। यार ऐसा तो, अरे हाँ एक चीज़ दे सकता हूँ यार, एक चीज़ दे सकता हूँ भाई, लो लड्डू खाओ। बढ़िया लड्डू है, लो भाई। ठीक है, कैसा लग रहा है? प्रोटीन वाला लड्डू। मैंने इन भाइयों को 2 लड्डू खिलाया और उसके बाद मैंने अपनी राइड आगे कंटिन्यू की। अब यार अगर टाइम रहते मैंने सैडलिंग ना की होती ना तो देर रात इसी जंगल में फंसा होता। लोगों ने बताया कि इसमें ऐसे खूंखार जानवर रहते हैं, अगर आपको अकेले मोटरसाइकिल पर पा जाते तो वो अटैक कर देते। और उसके अलावा कुछ और सुपरनैचुरल एंटिटीज़ भी हैं अंदर जो आपका काम बहुत मुश्किल कर सकती थी। आज एक बात तो कंफर्म हो गई भाई कि डर के आगे ही जीत है आपकी। अब ऐसा हो गया था कि भाई ऑफ रोड का डर मेरे अंदर से ख़त्म होने लगा था और मुझे पता था कि एक बार जो ये डर ख़त्म हो गया ना, फिर तो इस पूरे नेपाल राइड पे बहुत मज़ा आने वाला है। And guys, look at the view. We are finally cruising on the lands of Nepal. भाई हिमालयन के साथ मैंने एक चीज़ देख ली और तुम खड़े रहोगे इस पे, ये तुमको समंदर पार करा देगी दोस्त। और बैठ के इसके ऊपर अगर बकैती करोगे तो फिर नहीं। इस टाइम पर मैं नेपाल के एकदम रिमोट फॉरेस्ट एरिया में राइड कर रहा था। यहाँ ट्रेडिशनल लकड़ी के घर बने हुए थे और एक होता है ना पूरा ट्राइबल एरिया, वैसा कुछ था ये। फिर जब एक ऐसी कस्बे में पहुँचा तो मैंने पूछा कि भैया इधर कमरा मिलेगा क्या? तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आगे जाइए, एक कोयनी करके गाँव आएगा, वहाँ पे डुंगी बाजार नाम का कस्बा है, वहाँ पे आपको कमरा मिल जाएगा। अब फाइनली कुछ देर और राइड करने के बाद पूरी तरीके से सनसेट हो चुका था और मैं पहुंच जाता हूं भेरी नदी के किनारे पर स्थित कोयनी विलेज। अब जो आप इलाका देख रहे हैं इसका नाम है डुंगी बाजार और यहीं पे मुझे एक कमरा मिल जाता है। ऑलराइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं डुंगी बाजार और यहाँ पे जो है हमने एक कमरा ले लिया है। ये देखो, एक ट्रेडिशनल नेपाली हाउस। एक तरीके का होम स्टे ही है और हम आज इस रूम में रुकने वाले हैं। कौन सा ये? अच्छा, ओके भाई, ये अपना कमरा। बेसिक सा कमरा है पर जो लोकेलिटी है वो बहुत सीरीन है। वाह, हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंसेस इन नेपाल। थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? दिनेश माझी। दिनेश भाई अपने कमरा दिए है मेरे को। ये पूरा एक तरीके से ट्राइबल एरिया, पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है देखो, और यहाँ हम आज रुकने वाले हैं। अब यार यहाँ से आगे की जर्नी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि 2 दिनों के बाद पब्लिश हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।